जर्नल साइंस फिजिक्स के अंडर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 9 जो कि है वेव मोशन एंड साउंड। पूरे यूनिट के अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे उसका एक इंडेक्स मैंने यहाँ पे बना रखा है सो दैट आपको थोड़ा आइडिया हो सके। सबसे पहले वेव्स क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ वेव्स, मैकेनिकल वेव्स एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स। ये जो मैकेनिकल वेव्स हैं इन्हें हम क्लासीफाई कर सकते हैं एज इन लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स। नॉन मैकेनिकल वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। इनको मीडियम रिक्वायर्ड होता है प्रोपगेशन के लिए, इनको कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है। देन सम इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमारी वेव से रिलेटेड है जैसे कि वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, स्पीड, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, है ना, इनका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम हम जानेंगे। देन साउंड वेव्स, देखो साउंड वेव्स हमारी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का एक एग्जांपल है ना, एक लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव है। इसके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसके अंदर फ्रीक्वेंसीज आती हैं आपकी, इंफ्रासोनिक्स है, अल्ट्रासोनिक्स है, ऑडिबल रेंज क्या होती है, हियरिंग एड क्या होती है, स्पीड ऑफ साउंड के बारे में हम पढ़ेंगे। साउंड जो है वो सॉलिड्स में, लिक्विड्स में, गैसेस में, किस में फास्ट ट्रेवल करती है, सॉलिड्स में ट्रेवल करती है। देन व्हाई साउंड ट्रेवल फास्ट इन सॉलिड्स, क्या रीजन है ना। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड हम जानेंगे, लाउडनेस क्या है, पिच क्या है, क्वालिटी, इंटेंसिटी हम पढ़ेंगे। सोनिक बूम क्या होता है, इकोज क्या होती है, सोनार क्या है, दैट इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, बढ़िया से इसको हम एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। अल्ट्रासोनिक वेव्स का बैट्स यूज करते हैं रात के टाइम पे, तो कैसे यूज करते हैं, नॉइस क्या होती है, म्यूजिकल साउंड क्या होती है, डॉपलर इफेक्ट क्या है, ये सब कुछ मैं आपको कंप्लीट वीडियो में पढ़ाऊंगी। आपने बस नोट्स मेकिंग अपनी कंटिन्यू रखनी है, राइट। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने मेन कंटेंट की ओर। सबसे पहले वेव्स क्या होती है, तो वेव्स जब भी हम बोलते हैं ना हमारे दिमाग में कुछ इस तरह की चीज आती है कि हाँ ये वेव है। अच्छा ठीक है, ये भी वेव है, लेकिन वेव एक्चुअल में होती क्या है। वेव होती है जो नई एक अलग से डिस्टर्बेंस होती है जो एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है, प्रोपेगेट करती है विदाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। होता क्या है, हमें लगता है कि कोई वेव इस तरह से घूमती घूमती जो है इस तरह से ट्रेवल करती है जो चीज़, उसे हम वेव बोलते हैं। ऐसा नहीं होता। किसी भी पार्टिकल या किसी भी मटेरियल में, जैसे आप ये पेपर ले लो, आप सॉलिड कोई चीज़ ले लो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको पूरा कंसेप्ट वैसे खुद से समझ आता रहेगा। लेकिन अगर आप सॉलिड लेते हैं, सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है बहुत कम होता है, तो उसमें वेव क्या है, एक से दूसरे पार्टिकल तक अपनी जो डिस्टर्बेंस है वो पास करती है और इस तरह से वेव जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है या प्रोपगेट करती है। इसमें ऐसा नहीं कि मीडियम कोई चीज चल रही है, चलते चलते कोई चीज जा रही है, ऐसा नहीं होता। एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक एनर्जी ट्रांसफर होती है और ये जो डिस्टर्बेंस होती है इसकी वजह से इसे हम बोलते हैं वेव। आई होप समझ में आया। वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट प्रोपगेट्स एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। अब इसमें जो पार्टिकल है वो ट्रांसपोर्ट नहीं होता, ठीक है। और वेव्स जो है मीडियम, किसी मीडियम में भी ये प्रोपेगेट कर सकती हैं, वैक्यूम में भी प्रोपेगेट कर सकती हैं, ठीक है। अब ये जो ट्रांसफर होता है, मैंने कहा आपको कि एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक एनर्जी या डिस्टर्बेंस जो है वो ट्रांसफर होगी विदाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैटर और विदाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पार्टिकल, है ना। तो ये ट्रांसफर होता है ड्यू टू द रिपीटेड पीरियोडिक मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम अबाउट देयर मेन पोजिशन। भाई ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे जानने की जरूरत है, अदरवाइज ये चीज़ समझ नहीं आएगी। और ये वाला जो यूनिट है हमारा ये ऑसिलेटरी मोशन वाला, ये ऑलरेडी मैं कवर कर चुकी हूँ। नहीं आपने वीडियोस देखी हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। फिजिक्स हैंड रिटन नोट्स की प्लेलिस्ट नाम रहेगा प्लेलिस्ट का, ठीक है। अब देखो ये जो आपकी एनर्जी है, प्रेशर है, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक किसी मीडियम या स्पेस में कहीं भी जैसे ये ट्रेवल करती हैं, प्रोपगेट होती हैं, ये वेव मोशन की वजह से ही होती हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आता है कि वेव्स आपकी दो तरह की होती हैं। अब देखो जो मेन कंटेंट है ना हमारा, जो मेन अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ है वो यहाँ से शुरू होती है। वेव नहीं भी समझ आया, बार बार रीड करेंगे समझ आ जाएगा, लेकिन यहाँ से जो मैं आगे पढ़ा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जो वेव्स हैं दो तरह की होती हैं। एक होती हैं मैकेनिकल वेव्स, इन्हें इलास्टिक वेव्स भी बोलते हैं। और मैकेनिकल वेव्स को एक मीडियम रिक्वायर्ड होता है। मीडियम माने सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई चीज़ चाहिए, कोई मटेरियल चाहिए जिसमें से वो प्रोपगेट कर सके। दूसरी साइड पे हमारे पास आती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन्हें हम नॉन मैकेनिकल वेव्स भी बोलते हैं। इन्हें कोई मीडियम नहीं चाहिए होता प्रोपगेट करने के लिए, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर जाती हैं, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारा टॉपिक है ये तो हम बिल्कुल आज के वीडियो में टच ही नहीं करेंगे इसको, इसे मैं नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगी, ठीक है। आज हमें जो पढ़ना है दैट इज मैकेनिकल वेव्स और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमारी वेव्स से रिलेटेड हैं जैसे कि वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये सारी चीजें हो गई,
ठीक है, नोट्स मेकिंग अपनी चालू रखें। बार बार ये चीज कहना चाहूंगी ताकि आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट कर सकूं नोट्स मेकिंग के रिगार्डिंग। जिस टाइम पे एग्जाम आएगा उस टाइम पे आपके बुक्स कैसे काम आएंगे, इतना सारा आप कैसे रीड करोगे। नोट्स होंगे तो फटाफट से आप 2-2 घंटे शेड्यूल करके रीड कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, चलिए सीधे चलते हैं अपने सेकेंड पेज की ओर। मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, ये हमारा आज का मेन कंटेंट है। ऐसी वेव्स जिन्हें ट्रैवल करने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई ना कोई मटेरियल होना चाहिए, तभी इस तरह की वेव्स जो है वो प्रोपगेट कर सकती हैं। और इस तरह की वेव्स जिन्हें मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड है फॉर देयर प्रोपगेशन आर नोन एज मैकेनिकल वेव्स। अब देखो, ये जो आपके मैकेनिकल वेव्स हैं 2 तरह की होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हम आज के वीडियो में कवर कर रहे हैं। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं, अगर एक बार में समझ नहीं आए फिर बड़ा दिमाग खराब होता है। ध्यान से सुनिएगा। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हमारी होती हैं इस तरह की वेव जिसमें पार्टिकल्स जो होते हैं मीडियम के प्लस प्रोपगेशन ऑफ वेव के जो डायरेक्शन है वो सेम होती है। मतलब longitudinal waves are the waves in which the particles of medium vibrate in the same direction of propagation of wave। देखिए, मान लीजिए ये आपका कोई मीडियम है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कुछ भी है। इसमें जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, है ना, वो प्रोपगेट कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में, जिस जगह को, जिस साइड को पार्टिकल्स मीडियम के चल रहे हैं, उसी सेम डायरेक्शन में आपके वेव भी प्रोपगेट करें। मतलब इसमें चलता है आपका सीधा सीधा आगे को। ठीक है, इस तरह से आप समझे। इस तरह के वेव्स को कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स में परपेंडिकुलर वाला कंसेप्ट आ जाता है और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में सेम डायरेक्शन का कंसेप्ट आता है। नहीं कुछ समझ आ रहा, लॉन्गिट्यूडिनल में सेम डायरेक्शन, ट्रांसवर्स में परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये याद रख लो। ठीक है, परपेंडिकुलर तो समझते हैं हम, 90 डिग्री वाला कंसेप्ट है ना। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जिसमें पार्टिकल्स ऑफ मीडियम माने आपका सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, मटेरियल मीडियम क्या है, उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं इन द सेम डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स प्रोड्यूस की जा सकती हैं तीनों मीडियम्स में, चाहे आपका सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। ठीक है, प्लस एयर में जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं आर ऑलवेज लॉन्गिट्यूडिनल। क्वेश्चन आपको कभी भी डेफिनेशन से क्वेश्चन नहीं आएगा, या तो एप्लीकेशंस या एग्जांपल्स या फिर फैक्ट्स। ठीक है, अब जैसे जो आपके लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं तीनों मीडियम्स में प्रोड्यूस की जा सकती हैं। जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है किसी भी मीडियम में प्रोड्यूस नहीं होती, वो वैक्यूम में प्रोड्यूस होती हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ध्यान रखना कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स तीनों मीडियम में प्रोड्यूस होती हैं। प्लस एयर में, हवाओं में जो वेव्स होती हैं दे आर ऑलवेज लॉन्गिट्यूडिनल एंड नेवर ट्रांसवर्स इन नेचर। ठीक है, अब सबसे बढ़िया एग्जाम्पल यहाँ पे है दैट वेव्स विच ट्रेवल अलोंग अ स्प्रिंग व्हेन इट इज पुश्ड एंड पुल्ड एट वन एंड। अच्छा जी, यहाँ पे क्या है, ये है आपका स्प्रिंग। तो आपने देखा ही होगा, इस तरह से स्प्रिंग होता है जब हम इसको खींचते हैं, छोड़ते हैं, है ना, इस तरह से पुश एंड पुल करते हैं। तो इसमें कॉम्प्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस, C फॉर कॉम्प्रेशंस, R फॉर रेयरफैक्शंस प्रोड्यूस होता है। कॉम्प्रेशन माने जब वो इकट्ठा होता है, रेयरफैक्शन माने जब हम उसको दूर की तरफ खींचते हैं। ठीक है, पुश एंड पुल वाला कंसेप्ट है। अब यहाँ पे कॉम्प्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस क्या होते हैं, थोड़ा सा हम ये देख लेंगे, है ना। सो कॉम्प्रेशंस बिल्कुल सिंपल, आपको देख के पता चल रहा है, जब कॉइल्स जो होती हैं स्प्रिंग की वो नॉर्मल से ज्यादा क्लोज होती हैं एक दूसरे के। ठीक है, अब ये नॉर्मल से ज्यादा क्लोज है एक दूसरे के, तो इसे हम बोलेंगे कॉम्प्रेशन। रेयरफैक्शन होता है जब कॉइल्स बहुत दूर दूर हो जाती हैं एक दूसरे से। देखो, दूर दूर खींची ना हमने तो दूर दूर हो गई, इस टाइम पे हम बोलेंगे रेयरफैक्शंस। तो जब भी कॉम्प्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस वाला कंसेप्ट आ जाए तो वो होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में। जो आपकी ट्रांसवर्स वेव्स, देखो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, अगर आप भूल गए, हम पढ़ रहे हैं मैकेनिकल वेव्स, है ना। यहाँ पे देखो, मैकेनिकल वेव्स के टाइप पढ़ रहे हैं, लॉन्गिट्यूडिनल पढ़ रहे हैं, ट्रांसवर्स हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। तो जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं इनमें हमेशा कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन वाला कंसेप्ट रहता है। जो आपकी ट्रांसवर्स वेव्स होती है फिर उसमें क्रस्ट एंड ट्रफ, वो अलग चीज आ जाती है, वो हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। प्लस जो कॉम्प्रेशंस होते हैं इनमें प्रेशर एंड डेंसिटी जो है इस टाइम पे मीडियम की मैक्सिमम होती है। कॉम्प्रेशंस को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेयरफैक्शंस माने खुला खुला, है ना, स्कोप है, दूर है नॉर्मल से। कॉम्प्रेशन माने नॉर्मल से ज्यादा नजदीक है, ऐसे याद रखना। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के एग्जांपल्स। अर्थक्वेक वेव्स जो होती हैं, है ना, वो आपके लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं। वेव्स ऑन स्प्रिंग्स, ये तो हमने पढ़ ही लिया। साउंड वेव्स इन द एयर, ये भी हमने जाना कि एयर पे जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं दे आर ऑलवेज लॉन्गिट्यूडिनल। वाटर वेव्स, राइट। चलिए, आई होप मैं जो पढ़ा रही हूँ समझ में आ रहा है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा, प्लस नोट्स मेकिंग जरूर करते रहें, ठीक है ना।
चलिए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं? ऐसी वेव्स जिसमें परपेंडिकुलर वाला कंसेप्ट आ जाए। नहीं पूरी कहानी समझ आती तो कुछ ना कुछ ट्रिक लगानी पड़ती है। लॉन्गिट्यूडिनल में सेम डायरेक्शन, ट्रांसवर्स में परपेंडिकुलर वाला कंसेप्ट। क्या है ये? ट्रांसवर्स वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें मटेरियल मीडियम जो है उसका जो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। अगर आपके डिस्टर्बेंस इस साइड को क्रिएट हो रही है तो आपके जो मटेरियल मीडियम है, आपका सॉलिड है, लिक्विड है, जो भी है, तो उसके जो पार्टिकल्स है वो इस साइड को प्रोपगेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो 90 डिग्री वाला कंसेप्ट बनता है वो बनता है ट्रांसवर्स वेव्स में। आई होप समझ में आया। नहीं समझ में आया मुझे बताएं। नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करने वाली हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, उसमें फिर मैं इसे कवर कर दूंगी। ठीक है, सो ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं? इस तरह की वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। राइट, इस तरह की वेव्स सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में प्रोड्यूस होती हैं, आपके गैसियस स्टेट में नहीं होती हैं। सो ट्रांसवर्स वेव्स जो हैं वो, अब यहाँ पे देखो आपको समझने की जरूरत है। ये हमने सिंपल स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पे देखो अगर आपका मिस हो रहा है इस तरह से, हम जब भी वेव वर्ड बोलते हैं ना, तो मैं खुद की भी बात करूं, वेव वर्ड में हमारे पास यही सामने आता है ना। ये आपकी क्रस्ट होती है, ये आपकी ट्रफ होती है, ये आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये आपकी नेगेटिव डायरेक्शन है। यहाँ पे सी जो है ये पॉजिटिव डायरेक्शन का मैक्सिमम होता है, ये नीचे नेगेटिव डायरेक्शन का मैक्सिमम होता है ना। सो जो आपकी जो ट्रांसवर्स वेव है ये ट्रेवल करती है हॉरिजॉन्टली इन अ मीडियम, एंड पार्टिकल्स जो होते हैं मीडियम के वो वाइब्रेट करते हैं अप एंड डाउन। हॉरिजॉन्टल पोजीशन होती है आपकी ये, वर्टिकल पोजीशन होती है आपकी ये। ठीक है, चलिए इस तरह से जब भी आपके जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं है ना, ये मीडियम में हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रही है एंड पार्टिकल्स मीडियम के ऊपर नीचे ट्रेवल कर रहे हैं, तो इस तरह से बनते हैं हमारे क्रस्ट एंड ट्रफ। यहाँ पे मैंने क्रस्ट के बारे में लिखा है, यहाँ पे मैंने ट्रफ के बारे में लिखा है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे बता दिया है, थोड़ा ज़्यादा मैंने ये से एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी सिंपल रखना अपने याद के सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में प्रोड्यूस होती हैं ट्रांसवर्स वेव्स। परपेंडिकुलर वाला कंसेप्ट है, इस तरह की वेव्स जो हैं आपकी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। एंड देन एग्जाम्पल्स, बट थोड़ा सा देख लेते हैं है ना क्या जाता है अगर थोड़ा सा डेप्थ में देख रहे हैं तो। क्रस्ट होती है हमारी ट्रांसवर्स वेव का वो पार्ट जो लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस से ऊपर की तरफ होता है, एंड ट्रफ होता है आपका वो पार्ट जो लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस से नीचे की तरफ होता है। ये है आपकी लाइन ऑफ डिस्टर्बेंस, ये जो है बीच वाली लाइन। ठीक है, अब देखो क्रस्ट में क्या लिखा है, अ पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव विच इज अबव द लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस ऑफ द मीडियम। ट्रफ में क्या लिखा है, डिस्टर्बेंस बिलो द लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस। राइट, यहाँ पे मैंने बनाया है क्रस्ट है, ट्रफ है, ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, ये चीज बता रहे हैं कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ये चीज मतलब नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ये चीज माने लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस है, और ये है डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। आई होप समझ में आ रहा है। कहीं पे भी अगर आपका डाउट रहता है आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, सो दैट मैं नेक्स्ट टाइम क्लियर कर सकूं। बट बहुत ही सिंपल चीजें हैं, मुझे लगता नहीं ऐसा कोई डाउट होना चाहिए, है ना। कोई बात नहीं है, फिर भी बताइएगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स ट्रांसवर्स वेव के। लॉन्गिट्यूडिनल में हमने अर्थक्वेक वेव्स देखा था, है ना। यहाँ पे हम वाटर वेव्स, रिपल्स देखेंगे जो पानी के सरफेस पे बनती है। अच्छा, आप मान लीजिए कोई तालाब है, इमेजिन कीजिए आंखें बंद करके, आपने उसमें पत्थर फेंक दिया, तो उसमें पत्थर फेंका तो कुछ इस तरह के वेव्स बनेंगी ना, दोज वेव्स आर नोन एज, और दोज वेव्स आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि एक रस्सी को आपने बांध दिया एक साइड को और दूसरी साइड से आप उसे हिला रहे हैं, है ना। तो एक्सरसाइज भी करते हैं इस तरह से कुछ, राइट। रस्सी एक साइड से फिक्स है, दूसरी साइड से आप इसे मूव कर रहे हैं, है ना, मूविंग एंड है दूसरी साइड से। तो इस टाइम पे जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, सच काइंड ऑफ वेव्स आर नोन एज ट्रांसवर्स वेव्स। बाकी यहाँ पे मैंने लिखा है रेडियो वेव्स हैं आपके ट्रांसवर्स वेव्स हैं, लाइट वेव्स हैं आपके ट्रांसवर्स वेव्स हैं। ठीक है, अब देखिए ये कंसेप्ट भी हो गया कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपकी वेव से रिलेटेड है। लेकिन आगे चलने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, दैट आप सब चाहें तो जीएस हैंड रिटन नोट्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स एंड बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी, है ना। मतलब फिजिक्स के अलावा सारे सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट अवेलेबल हैं टू परचेज। परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू वेव्स, जैसे एम्पलीट्यूड है, वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है। वेवलेंथ क्या होता है, दो कॉन्सिक्यूटिव कॉम्प्रेशंस या दो कॉन्सिक्यूटिव रेयरफैक्शंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है। सिंपल से अगर हम बात करें, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के केस में अलग, ट्रांसवर्स वेव्स के केस में अलग होती है।
अब देखो हमारी जो भी लॉन्गिट्यूडनल वेव है, कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन, इस तरह से चलेगी, है ना। तो दो कॉम्प्रेशंस के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसे आप वेवलेंथ बोल सकते हो, या फिर दो रेयरफेक्शन के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसे आप उसे आप वेवलेंथ बोल सकते हो। बात सेम ही है। वही चीज आपके ट्रांसवर्स वेव्स में है कि दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट इज नोन एज द वेवलेंथ। नहीं समझ में आया? चलो थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। द डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कवर वन कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ एनी पार्टिकल ऑफ मीडियम। एक कंप्लीट ऑसिलेशन को कवर करने के लिए कितना डिस्टेंस, वेवलेंथ होता है डिस्टेंस, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। वेवलेंथ होता है डिस्टेंस, तभी इसका ऐसा यूनिट मीटर में होता है। यूनिट ना आपके जो डेफिनेशन है वहीं से निकल जाता है। डिस्टेंस को आप मीटर किलोमीटर ऐसे कवर करते हो या पढ़ते हो। डिस्टेंस कभी आपने कहा 2 kg डिस्टेंस कवर किया, कभी आपने कहा 2 डजन डिस्टेंस, नहीं, किलोमीटर मीटर में लेते हो ना, तो वैसे ही पता चल जाता है। वेवलेंथ क्या है? एक कंप्लीट ऑसिलेशन कवर करने के लिए कितना डिस्टेंस रिक्वायर्ड है, दैट इज द वेवलेंथ। इसका ऐसा यूनिट है मीटर और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। तो एक्चुअल में डेफिनेशन आपकी यही होती है, बट ये थोड़ा दोनों के लिए अलग अलग मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ध्यान, मेन फोकस आपका इस पे होना चाहिए। आगे चलें, फ्रीक्वेंसी हम देखें। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो ये तो हमें पता ही है, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी का रिलेशन हमेशा उल्टा है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो टाइम पीरियड घटेगा, फ्रीक्वेंसी घटेगी तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, है ना। अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी बताती है कि कोई भी इवेंट कितने जल्दी जल्दी हो रहा है ना। इट टेल्स अस हाउ फ्रीक्वेंटली एन इवेंट अकर्स, द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स और ऑसिलेशंस प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर कितनी ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होती हैं, है ना, कितनी कंप्लीट वेव्स। कंप्लीट का मतलब है ट्रांसवर्स के वेव्स में एक क्रस्ट एक ट्रफ, लॉन्गिट्यूडनल के वेव में एक क्रस्ट रेयरफेक्शन, ठीक है। एक सेकेंड के अंदर कितनी ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होती हैं इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, दैट इज नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड भी आप बोल सकते हो। अलग अलग तरह से यहाँ पे लिखा है, जैसे भी आप समझ पा रहे हो, ठीक है। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ क्या है? डिस्टेंस, एक कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए जो कवर करना होता है। अब देखो फ्रीक्वेंसी को हम डोनेट करते हैं एन से। इसका ऐसा यूनिट है हर्ट्स। 1 हर्ट्स जो है दैट इज 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड को रिप्रेजेंट करता है, राइट। अब देखो किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी जो है वो हमेशा फिक्स होती है, ये चेंज नहीं होती है ना। अब चाहे जो आपकी वेव है वो अलग अलग तरह के मटेरियल से, सब्सटेंसेस नहीं कहेंगे, अलग अलग तरह के मटेरियल से, अगर मटेरियल मीडियम से वो अगर पास करवाई जाए तो भी उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि वेव की क्या चीज चेंज होती है, वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, तो ध्यान रखना आपने, है ना। एन इज द फ्रीक्वेंसी, टी इज द टाइम पीरियड, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब एन अगर इंक्रीज करेगा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, टाइम पीरियड डिक्रीज करेगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी, टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा, ठीक है। बहुत फोकस मैंने वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी पे नहीं दिया, हमने ज़्यादा टाइम नहीं दिया इन दोनों चीज़ों को, तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए, इसी के साथ ये पेज भी होता है कंप्लीट। ये वाला पार्ट हमारा जो है इस यूनिट का थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा पेशेंस आपको मेंटेन रखना होगा। अब हम डेफिनेटली लास्ट पेज की ओर ही चल रहे हैं। उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो आपसे डिस्कस करनी है, दैट आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए, तो अब सीधे चलते हैं अपने लास्ट पेज की ओर। टाइम पीरियड को कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे? टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 कंप्लीट ऑसिलेशन और वेव। अब इसको वेवलेंथ के साथ कंफ्यूज नहीं कर देना कि वेवलेंथ में भी तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन था। वेवलेंथ का मतलब था कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन कवर करने के लिए कितना डिस्टेंस चाहिए होता है। टाइम पीरियड का मतलब है कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है ना। इसे हम डिनोट करते हैं टी से एंड इट्स एसआई यूनिट इज सेकेंड। नेक्स्ट आता है एम्पलीट्यूड। अच्छा जी, एम्पलीट्यूड को हम समझते हैं तो ये होती है किसी भी मीडियम में जो पार्टिकल है उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है। क्या मतलब है भाई इस बात का? तो हमने ट्रांसवर्स वेव्स पढ़ा था, हमने पढ़ा कि ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, हमने पढ़ा कि अब देखो क्रस्ट में यहाँ से जाते जाते ये मैक्सिमम पोजीशन है, फिर उसके बाद ये नीचे आने लगेगा, तो ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड सिर्फ पॉजिटिव साइड में नहीं होता है, नेगेटिव साइड में भी होता है। तो यहाँ पे ये जो मैक्सिमम पार्ट है ये हो गया इसका एम्पलीट्यूड, ठीक है। सो एम्पलीट्यूड क्या है? द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम फ्रॉम द मेन पोजीशन ऑन पासिंग अ वेव थ्रू द मीडियम। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द साइज ऑफ वेव। वेव कितनी बड़ी है ना, उसका साइज डिस्क्राइब करता है एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट आता है स्पीड। तो भाई स्पीड तो हम स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, डिस्टेंस ओवर टाइम, है ना। चलिए देखते हैं। तो स्पीड हमारी क्या होती है? रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव।
वेव किस रेट के हिसाब से डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है ना। बोलते हैं ना हम स्पीड वाला यूनिट आता था, हम उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पढ़ते थे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, फिर बोट जा रही है अपस्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में आ रही है। अगर आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी तो वहाँ पे हम स्पीड का बड़ा यूज़ करते थे। अब देखो ये चीज़ थोड़ा अलग है। वेव स्पीड है, ये फ्रिक्वेंसी इंटू वेव लेंथ होता है। इसको आप डिराइव भी कर सकते हो अपने ट्रेडिशनल जो फॉर्मूला है उससे। अच्छा, ये है हमारा ट्रेडिशनल फॉर्मूला जो हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस माने एक कंप्लीट ऑसिलेशन को कवर करने के लिए कितना डिस्टेंस रिक्वायर्ड है, इज द वेवलेंथ। वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं टी से, स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं वी से। लैम्डा इंटू 1/t हम लिख सकते हैं, राइट, एक ही बात है। 1/t हमारा क्या है, हमेशा फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड चलता है। तो हमने पीछे क्या पढ़ा था, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t प्रीवियस पेज पे। तो हमने यहाँ पे n से कर दिया सब्स्टिट्यूट और ये हमारी ये वाली इक्वेशन आ गई, है ना। चलिए, ये तो मैंने वैसे ही एक्स्ट्रा लिखा है, नहीं आपको ये सब करना तो ये आप सीधे सीधे रट्टा मार लो, है ना, नहीं समझना अगर तो हो जाएगा, क्योंकि बहुत डेप्थ में नहीं आएंगे इसमें। एक्चुअली साइंस में एप्लीकेशंस, एग्जाम्पल्स, फैक्ट्स, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, है ना। चलिए, तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक हो गया कंप्लीट। जनरल साइंस फिजिक्स के अंडर हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 9, दैट इज वेव, मोशन एंड साउंड। ये हमारा इस यूनिट का सेकेंड पार्ट है जिसमें हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दैट इज नॉन मैकेनिकल वेव्स के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहाँ से जनरेट हुआ, तो देखिए हम वेव्स पढ़ रहे थे। वेव्स हमारी दो तरह की होती हैं, एक होती है मैकेनिकल वेव्स, एक होती है नॉन मैकेनिकल वेव्स। नाउ मैकेनिकल वेव्स प्रीवियस पार्ट में हम कवर कर चुके हैं। इन्हें इलास्टिक वेव्स कहते हैं। इन्हें एक मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए, मीडियम लाइक सॉलिड और लिक्विड और गैस, कोई मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड होता है। मैकेनिकल वेव्स आपकी दो तरह की होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स। सो ये पार्ट हम कवर कर चुके हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ वेव इज नॉन मैकेनिकल वेव्स, जिन्हें हम नॉन मैकेनिकल नहीं, मोस्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। बात एक ही है, नॉन मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, सेम ही चीज है। इस तरह की वेव्स को कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है ट्रेवल करने के लिए, और ये ट्रेवल करती हैं एज इन ट्रांसवर्स वेव। देखिए, आपको याद होगा हमने पढ़ा था लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जो है हमारी कॉम्प्रेशन, रेयरफेक्शन, कॉम्प्रेशन, रेयरफेक्शन, इस तरह से जो है वो बनती हैं, है ना। ट्रांसवर्स वेव्स बनती हैं हमारी क्रस्ट, ट्रफ, इस तरह से हमारी ये होती हैं, है ना। तो हमारी ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है, ये जो वेव्स हैं ये प्रोपेगेट करती हैं एज इन ट्रांसवर्स वेव, मतलब इस फॉर्म में ये चलती हैं, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा ये वाला आज का टॉपिक है बहुत लेंथी नहीं है। जैसे प्रीवियस पार्ट था हमारा काफी लेंथी था क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें पढ़ने वाली थी। आज की वीडियो हमारी काफी शॉर्ट रहेगी क्योंकि इसमें 2 ही हमें पेजेस पढ़ने हैं, है ना। बहुत लेंथी ये टॉपिक है ही नहीं। और आपने क्या करना है, वीडियो के साथ नोट्स मेकिंग अपनी कंटिन्यू रखनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नोट्स नहीं बना रहे हैं, वीडियो के साथ साथ पे नोट्स बनाते चलें, राइट। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि मैकेनिकल वेव्स में चाहिए मीडियम, नॉन मैकेनिकल यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में नहीं चाहिए हमें कोई मीडियम, मतलब ये वेव्स हमारी वैक्यूम में ट्रेवल करती हैं, ठीक है। अब यही 2 लाइनें हैं जो यहाँ पे इतने एक्सप्लेन करके लिखी हुई हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिन्हें कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता है प्रोपेगेट करने के लिए, ठीक है। किस तरह से जनरेट होती हैं आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो नाम से पता लग रहा है, इलेक्ट्रो माने इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक माने मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में म्यूचुअल ऑसिलेशंस होती हैं जिसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं। अब इसमें बहुत डेप्थ में आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ जनरल साइंस होता है ना। तो हमें +1 +2 की डेप्थ में, गहराई में, फिजिक्स की गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल आपने कंसेप्ट समझने की कोशिश करनी है, एग्जाम्पल्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आता है कि अगर कोई मीडियम नहीं चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रेवल करने के लिए, तो कैसे ट्रेवल करती है ये? वैक्यूम, वैक्यूम माने जहां भी एयर भी प्रेजेंट ना हो, बिल्कुल वैक्यूम में ये ट्रेवल करती हैं विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसे हम c से सिंबलाइज करते हैं। एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁸ मीटर/सेकेंड, राइट। अब देखो, ईच एंड एवरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी सेम वेलोसिटी होती है। क्या होती है वेलोसिटी? वेलोसिटी ऑफ लाइट। जिस स्पीड से लाइट ट्रेवल करती है उसी स्पीड से आपके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये भी ट्रेवल करती हैं। अब देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाता है कि वेवलेंथ रेंज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। देखो, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है
और इसका पूरा एक स्पेक्ट्रम होता है जो हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। बट फिलहाल आप ये ध्यान दें कि जो वेवलेंथ होती है, अच्छा वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, आपका टाइम पीरियड क्या है ना, ये सारे कंसेप्ट हमने प्रीवियस पार्ट में पढ़े थे। हमने मैकेनिकल वेव्स के बारे में पढ़ा था, प्लस कुछ टर्म्स विच आर रिलेटेड टू वेव्स, है ना, उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो इसलिए आपको प्रीवियस पार्ट देखना जरूरी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है मैंने, सबसे ऊपर जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स के प्लेलिस्ट का ही लिंक है। तो उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिजिक्स की पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने खुल जाएगी, लेक्चर नंबर वाइज, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, इस तरह से सीक्वेंस में है वहां पे, तो आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल यहाँ हम डिस्कस नहीं करेंगे कि वेवलेंथ क्या होता है ना। डिस्टेंस होता है दो कॉन्जिक्यूटिव कॉम्प्रेशंस के बीच में या दो कॉन्जिक्यूटिव रेयरफेक्शंस के बीच में, ये हमने पढ़ा है, तो यहाँ भी आपको वो चीज नहीं समझाई जा सकती। फिलहाल आपने याद रखना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इनकी जो वेवलेंथ रेंज होती है वो होती है 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁴ मीटर तक। अब हम बात करेंगे कौन कौन सी ऐसी वेव्स हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंडर आती हैं। तो आपके रेडियो वेव्स हैं, अल्ट्रावायलेट वेव्स हैं, इंफ्रारेड रेज हैं, अर्थक्वेक वेव्स है, ये सारी आपके किस में आती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंडर आती हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहां पे इस टॉपिक को हम पकड़ेंगे, जो हमारा स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वो हम जानेंगे। फिर अलग अलग वेव्स का क्या क्या यूज है या अलग अलग रेज का क्या क्या यूज है, कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज की जाती हैं, वो हम जानेंगे। लेकिन उसके लिए नोट्स मेकिंग आपके कंटिन्यू रहनी चाहिए। प्लस वन मोर थिंग, आप सब चाहें तो जीएस हैंड रिटन नोट्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। इसी के साथ आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिंक दिया हुआ है, राइट। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने सेकेंड पेज की ओर। नेक्स्ट हमें पढ़ना है स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बना रखा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम, इन्वेंटर, किसने इन्वेंट किया, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड यूजेस उस रेज के। ठीक है, तो अब थोड़ा सा यहाँ पे समझना भी है, थोड़ा सा लर्न करने वाली चीज भी है। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं विद द गामा रेज। एच बेक्वेल एंड मैडम क्यूरी ने इन रेज को डिस्कवर किया था। वेवलेंथ आपके सामने है, फ्रीक्वेंसी आपके सामने है। कहाँ पे यूज होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में। रेडियो एक्टिविटी तो आपने जरूरी याद रखना है, ये हम अलग से भी टॉपिक आएगा वहां भी पढ़ेंगे। फिर आपकी एक्सरेज आती है, रॉन्टगन ने डिस्कवर की थी। दो चीजें यहाँ पे आप लिखते चलिए अपने नोट्स में, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए, बट इनको रटना नहीं है, ठीक है। लेकिन एक सीक्वेंस पता होना चाहिए कि 10⁻⁻14 मीटर वेवलेंथ आपकी गामा रेज की आती है, फिर 10⁻⁻10 मीटर के अराउंड एक्सरेज हो जाती है, क्योंकि यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है ना। फिलहाल एक्सरेज के क्या यूजेस है, तो सर्जिकल डायग्नोसिस, जैसे बोन फ्रैक्चर हो गए, किडनी की कोई डिजीज है, लंग्स की कोई डिजीज है, वहां पे हम एक्सरेज यूज करते हैं, है ना। एक्सरे करवाने जाना है जी, कहाँ पे करवाएं, प्राइवेट में, सरकारी में, चलता है ना, ऐसा सुना होगा कहीं ना कहीं, कहीं है आपका जानने वाला, नंबर डलवा दो। तो वो जो एक्सरे होते हैं ना, वो इन रेस को हमारी बॉडी से पास करवा के फिर हमारे अंदर के स्ट्रक्चर देखते हैं कि सब सही है, कुछ टूट तो नहीं गया, कुछ खराबी तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अल्ट्रावायलेट रेज, रिटर्न ने डिस्कवर किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज होते हैं। देन विजिबल लाइट वेव्स आपकी आती हैं, न्यूटन ने डिस्कवर की थी, इलेक्ट्रिक बल्ब एंड फ्लोरोसेंट ट्यूब्स में यूज होते हैं, है ना। नेक्स्ट आता है इंफ्रारेड वेव्स हैं आपकी, हर्शल ने इन्वेंट की थी, वेदर फोरकास्टिंग, सोलर सेल, सोलर पैनल्स, फोटोग्राफी, हॉस्पिटल्स, इनमें यूज होते हैं। शॉर्ट रेडियो वेव्स, हेनरिक हर्ट्ज ने इन्हें डिस्कवर किया था, रेडियो, टीवी, टेलीफोन में यूज होती है। लॉन्ग रेडियो वेव्स, मार्कोनी ने इसे डिस्कवर किया था, रेडियो एंड टेलीविजन में यूज होती है, ठीक है। इस पार्ट में हम कंप्लीटली फोकस करेंगे कि साउंड वेव्स क्या होती हैं। देखो, साउंड वेव्स एक बहुत लेंथी टॉपिक है, तो हम इसे एक पार्ट में कवर नहीं कर सकते, 2-3 पार्ट्स इसके फर्दर रहेंगे, सो दैट अच्छे से आप भी इसे समझ सकें और मैं भी हर एक चीज को थॉरली कवर कर सकूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साउंड वेव्स क्या होती हैं। तो जब हमने मैकेनिकल वेव्स में पढ़ा था कि मैकेनिकल वेव्स 2 तरह की होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स, वहां पे हमने जाना कि साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं, है ना। साउंड वेव आपकी लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव होती है, जो कैसे जनरेट होती है, कॉम्प्रेशंस एंड रेयरफेक्शंस की फॉर्म में। अच्छा, आपको याद होगा लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में हमने पढ़ा था कि इस तरह से आपके कॉम्प्रेशंस होते हैं, इस तरह से आपके रेयरफेक्शंस होते हैं, आपको याद होगा, है ना। नहीं आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तब तो देखिए, आपको प्रीवियस पार्ट देखना ही होगा, तभी आपको ये कंसेप्ट यहाँ पे समझ आएगा। ये हो गई आपकी लॉन्गिट्यूडिनल वेव। दूसरे हमने पढ़ा कि ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती है, जो इस तरह से ट्रफ एंड क्रस्ट की फॉर्म में चलती है,
ये हमने पढ़ा था, राइट। तो ये दोनों पार्ट्स थे या टाइप्स थे हमारे मैकेनिकल वेव के। तो साउंड वेव्स जो है हमारी कॉम्प्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस के फॉर्म में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, इसलिए ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है या लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव है। समझ में आ गया? ये तो आपको बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, याद होना चाहिए दैट साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव विच इज जनरेटेड बाय द ट्रांसमिशन ऑफ डिस्टर्बेंसेस इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। अब आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है ये, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, इसमें ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना होता है ना। एक बार आपने पढ़ लिया तो आपको ये टॉपिक हमेशा याद ही रहेगा। इस तरह का टॉपिक है, ठीक है। ऐसा नहीं है, टाइम टू टाइम रिवीजन कर लेना जो लोग नए हैं, बट जो 3-4 बार इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं मतलब ये लाइफ टाइम याद हो ही जाता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, अच्छा इसका मतलब क्या है? देखिए अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसीज आपके पास होती हैं। इंफ्रासोनिक्स होती है, ऑडिबल रेंज एंड अल्ट्रासोनिक्स होती है। ऑडिबल रेंज माने जो ह्यूमन ईयर सुन सकता है ना। अब इससे कम की फ्रीक्वेंसी भी इंसान नहीं सुन सकता, इससे ज्यादा की फ्रीक्वेंसी भी इंसान नहीं सुन सकता है, ठीक है। तो ये जो ऑडिबल रेंज हमारी होती है इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। मतलब इन डिटेल हम इसे पढ़ेंगे, फिलहाल आप देखते चलो। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की जो रेंज होती है ये ऑडिबल लिमिट होती है। इसे ऑडिबल रेंज भी कहते हैं, ऑडिबल साउंड वेव्स भी कहते हैं, राइट। चलिए ये तो आपको बिल्कुल याद होगा, क्योंकि मुझे लगता है 7th 8th क्लास से हम इस चीज को पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब जो हमारी फ्रीक्वेंसीज ऑफ वाइब्रेशन है 3 तरह की होती है। इंफ्रासोनिक्स यानी 20 हर्ट्ज से कम, अल्ट्रासोनिक्स यानी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, एंड ऑडिबल रेंज में आती है आपकी ये वाली रेंज जो इंसान सुन सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये डिफरेंस नहीं है, आप यहाँ पे सोचे कि हाँ तीनों के बीच में डिफरेंस दिया है, ये डिफरेंस नहीं दिया है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है। साथ साथ पढ़ते हैं तो चीजें याद रहती हैं, तो उस तरह से अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखा है। चलिए ध्यान से सुनते चलिएगा। इंफ्रासोनिक्स आपकी क्या होती हैं? ऐसी साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती हैं वो इंफ्रासोनिक्स होती हैं। अल्ट्रासोनिक्स क्या होती हैं? ऐसी फ्रीक्वेंसीज जो 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होती हैं वो अल्ट्रासोनिक्स होती हैं। बीच में ऑडिबल रेंज याद कर लो, दोनों ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। सो इंफ्रासोनिक से आपने क्या समझा? बहुत कम फ्रीक्वेंसीज। अल्ट्रासोनिक से हमने क्या समझा? बहुत हाई फ्रीक्वेंसीज, राइट। तो ये दोनों तरह की फ्रीक्वेंसीज इंसान नहीं सुन सकता, कैन नॉट बी हर्ड बाय ह्यूमन ईयर। इस तरह की वेव्स कब प्रोड्यूस होती है? जैसे अर्थक्वेक आता है ना, तो अर्थक्वेक एकदम से नहीं आता, कुछ पहले धीरे धीरे वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, वो इंफ्रासोनिक्स होती हैं, उसके बाद फिर जोर से अर्थक्वेक आता है, तबाही होती है। वोल्केनिक इरप्शन इसमें आता है आपका, ओशन वेव्स है, बैट्स है, एलिफेंट्स है, ये सारे इंफ्रासोनिक्स में आते हैं, ठीक है। बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी की वेव्स ही क्रिएट करते हैं, राइट, जिनका हमें पता नहीं चलता, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको पता चल जाता है। अच्छा इन तीनों से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी हैं जो हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे, ठीक है। इंफ्रासोनिक्स को इंफ्रासाउंड भी कहेंगे तो एक ही बात है। प्लस ह्यूमन बॉडी की जो हार्ट बीट है वो भी इंफ्रासोनिक है ना, आप उसे सुन नहीं सकते हो, बहुत ध्यान लगाएंगे है ना, किसी के दिल पे सर रखेंगे तब शायद सुनाई दे, ठीक है। तभी तो वो हम स्टेथोस्कोप यूज करते हैं डॉक्टर्स हार्ट बीट देखने के लिए, सही है, बढ़ रही है, घट रही है, करते हैं ना। चलिए इंफ्रासोनिक बहुत सिंपल था। ऑडिबल रेंज क्या होती है? रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज विच इज ऑडिबल टू ह्यूमन ईयर। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज को 20 किलो हर्ट्ज पे आप लिख सकते हो, है ना। अब जो बच्चे होते हैं छोटे, 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, और कुछ एनिमल्स जैसे डॉग्स वगैरह हो गए, ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसीज को सुन सकते हैं, अप टू 25,000 हर्ट्ज। डॉग्स जो ये तो है 50,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। कम फ्रीक्वेंसीज को भी डॉग सुन सकते हैं, हाई फ्रीक्वेंसीज को भी डॉग सुन सकते हैं, ठीक है। ऑडिबल रेंज में इतना ही था। अल्ट्रासोनिक्स क्या होते हैं? ऐसी फ्रीक्वेंसीज जो 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा की होती हैं आर नोन एज अल्ट्रासोनिक्स। मंकीज, बैट्स, कैट्स, लेपर्ड्स, डॉल्फिन्स ये इतनी हाई फ्रीक्वेंसीज को डिटेक्ट कर सकते हैं। प्लस बैट्स जो होते हैं है ना, चमगादड़ जिनको बोलते हैं, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस भी करते हैं, ठीक है। अल्ट्रासोनिक्स का क्या यूज है? तो सी के डेप्थ मेजर करने के लिए। अच्छा भाई सी के डेप्थ हम अल्ट्रासोनिक से कैसे करेंगे डिटेक्ट? तो उसमें क्या होता है ना, हम सोनार पढ़ेंगे, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी इसी यूनिट के अंडर। उसमें आप कुछ फ्रीक्वेंसीज समुद्र में भी भेजते हो, ओशन में भेजते हो, और नीचे से जब वो टकरा के वापस आती है तो टाइम पीरियड वगैरह कुछ कैलकुलेशंस करके हम फिर डिस्टेंस वगैरह मेंटेन वहां पे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्ट्रासोनिक्स जो है सी के डेप्थ, समुद्र कितना गहरा है उसे मेजर करने के लिए भी यूज होता है। कुछ मशीनरी पार्ट्स होते हैं कपड़ों के, है ना, मशीनरी पार्ट्स कॉमा क्लोथ्स, है ना, इनको साफ करने के लिए यूज होती है। अल्ट्रासोनोग्राफी में यूज होते हैं क्या? अल्ट्रासोनिक्स, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पेज हुआ कंप्लीट, बिल्कुल सिंपल चीजें हमने पढ़ी है, कोई बहुत दिमाग लगाने वाली चीजें यहाँ पे पढ़ी ही नहीं है ना। फिर भी आपको कोई भी डाउट रह रहा है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, प्लस नोट्स मेकिंग अपनी कंटिन्यू रखें।
वीडियो पसंद आ रही हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड आप सब चाहें तो जीएस हैंड रिटन नोट्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। इसी के साथ आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने सेकेंड पेज की ओर। अब कुछ फैक्ट्स हमारे शुरू हो गए। अच्छा, ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि कुछ एनिमल्स ना, जैसे अर्थक्वेक आना होता है तो उससे पहले बहुत हड़बड़ा जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, इधर उधर दौड़ना भागना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? अर्थक्वेक एकदम से नहीं आता। अर्थक्वेक के आने से पहले जो है बहुत लो फ्रिक्वेंसीज जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं, जिन्हें हम इंफ्रासाउंड या इंफ्रासोनिक्स भी बोलते हैं। जो मेन अर्थक्वेक के शॉक आता है ना, एकदम से लेयर्स हिलती हैं, है ना, तबाही होती है अर्थ पे, आप देखते हैं डिस्ट्रक्शन होती है, तो उससे पहले इंफ्रासोनिक्स क्रिएट होती हैं, जिनका पहले ही पता एनिमल्स को चल जाता है। वो अलर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता क्या हो रहा है, वो इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है तो इस टाइम पे अर्थक्वेक किस तरह की फ्रीक्वेंसीज जनरेट करता है? इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, 4 आपको होंगे बहुत ही तगड़े ऑप्शन, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर पढ़ा नहीं होगा। पढ़ा होगा तब तो आपको पता ही है ना। सेकेंड आता है कि डॉग्स जो होते हैं वो अल्ट्रासोनिक साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 50,000 हर्ट्ज, 50K हर्ट्ज तक, 50 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज जो है, हाई फ्रीक्वेंसीज अल्ट्रासोनिक्स को सुन सकते हैं। इसी वजह से डॉग्स को यूज किया जाता है डिटेक्टिव वर्क के लिए बाय द पुलिस, राइट। चलिए, बिल्कुल सिंपल था। वीडियो हमारी बहुत लेंथी नहीं है, ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी। 2 ही पेजेस का हम इसमें टॉपिक पढ़ेंगे। एक आता है हमारा हियरिंग एड नाम का टॉपिक। हियरिंग एड, हियरिंग एड क्या होती है? कि अच्छा, कुछ बुजुर्ग लोग ना सुन नहीं पाते, या वैसे भी कुछ लोग सुन नहीं पाते, तो उनको कान में ना एक मशीन लगाई होती है ना। मतलब मेरे भी थे एक दादी अम्मा, बहुत बड़े बड़े, मतलब 1-2 जनरेशन ऊपर, तो उन्होंने भी हियरिंग एड लगाई थी। तो हम क्या बोलते थे? कान की मशीन, है ना। छोटे बच्चे होते हैं, पता नहीं होता, कान की मशीन। आपने भी देखा होगा, किसी ना किसी बुजुर्ग ने घर में यूज की ही होगी, एटलीस्ट आपने सुना तो होगा ही। तो ये इसे बोलते हैं हियरिंग एड। ये एक ऐसा डिवाइस है जो ऐसे लोग यूज करते हैं जिनकी हियरिंग लॉस हो चुकी है, या जिन्हें बहुत जोर से बोलो तब सुनाई देता है ना। एक इलेक्ट्रॉनिक बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस है, बार बार इसमें बैटरी, एक छोटा सा सेल डालना पड़ता है। अब इसमें क्या क्या ऐसी चीजें होती हैं कि जिसकी वजह से हम धीरे भी बोले तो कम सुनाई देने वाले इंसान को सुनाई दे जाता है? ऐसा क्या होता है? पहली चीज तो उसमें होता है माइक। माइक जो है वो उस पर्सन के मुंह के पास नहीं होता, मतलब इस तरह से कान में सिचुएटेड होता है कि हम कुछ बोलेंगे, सेकंड पर्सन अगर कुछ बोलेगा तो उस माइक में जाएगी आवाज। माइक का आपको पता है काम क्या है? साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। फिर उसके अंदर एम्पलीफायर होता है, एम्पलीफायर एम्पलीफिकेशन करता है। एम्पलीफिकेशन हमने पढ़ा होगा आप लोगों ने, अगर इतनी सी कोई वेव है तो उसको इतना ज्यादा एम्पलीफाई कर देता है, उसका साइज इंक्रीज करना इज नोन एज एम्पलीफायर, है ना। सिंपल अगर बोले, वैसे तो बहुत आगे चलता है ये टॉपिक। तो एम्पलीफाई करेगा इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को। फिर होगा आगे स्पीकर। स्पीकर का काम क्या होता है? कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को साउंड वेव्स में कन्वर्ट करना। तो ये जो एम्पलीफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, इन्हें साउंड वेव्स में कन्वर्ट करेगा। वो सीधे कान के अंदर जाएगी, जहां से फिर वो एम्पलीफाइड साउंड, बढ़ी हुई साउंड सुनाई दे जाएगी। ठीक है, उस पर्सन को जिसे सुनाई नहीं देता। अब हम देखेंगे यूजेस में कि हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। देखिए, नेक्स्ट हमने जो पढ़ना है स्पीड ऑफ साउंड, है ना। स्पीड ऑफ साउंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। की स्पीड क्या रहती है साउंड की? सॉलिड्स में ज्यादा फास्ट ट्रेवल करती है, गैसेस में करती है, या लिक्विड में? तो आपको बता दूं, जो सॉलिड चीजें होती हैं उसमें सबसे ज्यादा साउंड की स्पीड रहती है। अच्छा, गैसेस में क्यों नहीं रहती? सॉलिड में क्यों होती है स्पीड फास्टर? ये सारी चीजें हम नेक्स्ट पार्ट पे पढ़ेंगे, राइट। फिलहाल यूजेस हम देखते हैं। मेडिकल साइंस, ये तो मैंने थोड़े से लिखी है, बहुत ज्यादा यूजेस है इसके। मेडिकल साइंस में आपका ये कंसेप्ट यूज होता है इन द डिटेक्शन ऑफ साउंड एंड टीथ कैविटी। वेस्टर्न कंट्रीज में मिल्क प्यूरिफिकेशन के लिए अल्ट्रासोनिक्स को क्या करते हैं? जो कंटेमिनेटेड मिल्क है उसके थ्रू पास करवाते हैं। तो अल्ट्रासोनिक्स क्या करती है? जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। जब बैक्टीरियाज डिस्ट्रॉय हो गए फिल्ट्रेशन के थ्रू, फिर आपको मिल गया प्योर मिल्क, है ना। प्योर भी नहीं कहेंगे, प्योर मिल्क थोड़ी होगा, वो साफ मिल्क मिल गया, मतलब बैक्टीरियाज डिस्ट्रॉय हो गए, है ना। चलिए, तो अब इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक हो गया कंप्लीट। आज के वीडियो में हमें क्या क्या कवर करना है? तो स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। साउंड किस तरह से ट्रेवल करती है, सॉलिड मीडियम में, लिक्विड मीडियम में, या गैसियस मीडियम में। फिर हम जानेंगे कि सॉलिड्स में साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा फास्ट रहती है। तो ऐसा क्यों होता है कि सॉलिड्स में साउंड ज्यादा फास्ट ट्रेवल करती है इन कंपैरिजन टू अदर मीडियम्स, वो हम जानेंगे। और बिलीव में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और सिंपल भी उतना ही ज्यादा है।
नेक्स्ट आता है कि अलग अलग जो आपके फिजिकल पैरामीटर्स हैं उनका स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो क्या उसका साउंड पे कोई इफेक्ट पड़ता है। प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड, इलास्टिसिटी, डेंसिटी ऑफ मीडियम, क्या इन चीजों का साउंड के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ता है। वो सब कुछ हमें आज के वीडियो में कवर करना है। तो आज की वीडियो बहुत लेंथी नहीं होगी, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। आपने बस अपनी नोट्स मेकिंग वीडियो के साथ कंटिन्यू रखनी है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं विद टुडेज मेन कंटेंट। सबसे पहले तो साउंड क्या होती है। वैसे तो हम साउंड वेव्स पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। एक पार्ट में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ साउंड वेव्स के बारे में पढ़ाया था, लेकिन हल्का सा रिवीजन जरूरी है। साउंड वेव्स होती हैं आपकी लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव। देखो वेव्स होती हैं दो तरह की, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल वेव्स भी दो तरह की होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स। तो आपके जो साउंड वेव्स हैं लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव माने ऐसी वेव्स जिनको मीडियम रिक्वायर्ड होता है ट्रेवल करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए। लॉन्गिट्यूडिनल माने ऐसी वेव्स जो आपके कॉम्प्रेशन एंड रेयरफेक्शन इस फॉर्म में प्रोपेगेट करती है। अभी क्या है कॉम्प्रेशन एंड रेयरफेक्शन, तो भाई प्रीवियस वीडियो देखनी होगी, है ना। इसका मतलब है साउंड एक लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव है। इसका मतलब है कि साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए एक मटेरियलिस्टिक मीडियम रिक्वायर्ड होता है। या तो सॉलिड, या तो लिक्विड, या तो गैस, कोई ना कोई मीडियम चाहिए, तभी आपकी साउंड ट्रेवल कर सकती है। इसीलिए अब क्योंकि साउंड को मीडियम रिक्वायर्ड होता है, इसलिए साउंड कभी भी वैक्यूम में प्रोपेगेट नहीं करती है, ठीक है। अब मीडियम चाहिए तो मीडियम आपका अलग अलग हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। प्लस जो स्पीड ऑफ साउंड होती है इन तीनों ही मीडियम्स में अलग अलग होती है। अब वो हम यहाँ पे जानेंगे किसमें कम किसमें ज्यादा होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम रीजन पढ़ेंगे कि क्यों सॉलिड्स में ज्यादा होती है। अब देखो यहाँ पे मीडियम का नाम लिखा है, यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड कैसी होती है वो लिखा है। तो जो भी हमारे सॉलिड मीडियम होती हैं उनमें स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम होती है। गैसेस में स्पीड ऑफ साउंड मिनिमम होती है। मतलब अगर कोई गैसेस मीडियम है, उसमें अगर सोर्स कुछ बोल रहा है तो साउंड बहुत धीरे धीरे ट्रेवल करेगी। सॉलिड्स में फास्ट ट्रेवल करेगी एंड लिक्विड्स में मॉडरेट, यानी सॉलिड से कम और गैसेस से ज्यादा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और देखने की बात है, जैसे बिजली कड़कती है, हम बोलते हैं लाइटनिंग हो रही है ना, वो हम यहाँ पे एप्लीकेशन कंसीडर करेंगे। अब देखो होता क्या है, पहली चीज जब भी बिजली कड़कती है ना, तो हमें लगता है कि लाइट पहले ट्रेवल कर गई, लाइट हमें पहले दिख गई और आवाज हमें बाद में आती है। कभी भी ऐसा हो, लाइटनिंग हो, आपने बाहर निकल के देखना आसमान की तरफ, तो आपको ऐसा लगेगा कि लाइट पहले दिखाई दे रही है और आवाज बाद में आ रही है। ऐसा क्यों? ये तो दोनों चीजें साथ में होती है ना, तो साथ में हमें फील भी होनी चाहिए। अब इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है। अब खुली हवा है, बाहर आसमान है, नीचे एटमॉस्फेयर है, वहां पे हवा तो है ही है, एयर तो है ही है। तो स्पीड ऑफ लाइट होती है एयर में 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, राइट। एंड स्पीड ऑफ साउंड होती है एयर में 332 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से हमें क्या पता लग रहा है कि एयर में साउंड बहुत धीरे ट्रेवल करती है। गैसेस में तो वैसे ही कम ट्रेवल करती है, तो एयर में करती है 332 मीटर्स पर सेकेंड, जो कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बहुत कम है। ध्यान से सुनिए क्या बोल रही हूँ। लाइटनिंग जब होती है तो उसमें एक तो लाइट होती है ना, चमकीला सा कुछ दिखाई देता है, एक होती है साउंड। तो साउंड की स्पीड बहुत कम है एयर में, जबकि लाइट की स्पीड बहुत ही ज्यादा है एयर में। वही चीज है, स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी मच ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड, है ना। इसी रीजन से क्योंकि लाइट की स्पीड ज्यादा है तो हमें लाइट आसमान पे पहले दिख जाती है जब भी लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है। और स्पीड ऑफ साउंड स्लो है, बहुत ज्यादा कम है लाइट की स्पीड से, इसलिए हमें लगता है आवाज बहुत देर बाद आई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ, ठीक है। जबकि होता क्या है, बोथ लाइट एंड साउंड ओरिजिनेट एट द सेम टाइम। लाइट एंड साउंड एक ही टाइम पे ओरिजिनेट होते हैं, लेकिन ड्यू टू देयर स्पीड्स, ड्यू टू देयर डिफरेंस इन स्पीड्स, हमें वो अलग अलग आते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है जी। चलिए तो अब 3 सब टॉपिक्स हमने पढ़ने थे आज की वीडियो में। पहला वाला हो गया हमारा कि स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड्स में, लिक्विड्स में, गैसेस में किस तरह से रहती है। नेक्स्ट पेज पे हम जानेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड हमने कहा सॉलिड्स में मैक्सिमम है, क्यों है ये सॉलिड्स में मैक्सिमम। जब समझ आ गया तो गैसेस का मिनिमम भी समझ आ जाएगा, लिक्विड्स का मॉडरेट भी समझ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सब पढ़ने के लिए नोट्स मेकिंग आपको करनी है डेली। जिस तरह से मैं नोट्स बनाती हूँ आप भी नोट्स बनाएं, तभी आपको एग्जाम के टाइम पे रिवीजन में हेल्प मिलेगी। वीडियोस के थ्रू बार बार आप रिवाइज नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों चीजों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट आता है दैट व्हाई साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड। सॉलिड मीडियम में साउंड फास्ट क्यों ट्रेवल करती है? देखो साउंड क्या होती है, साउंड
एक चीज आपको समझनी है कि साउंड कोई इस तरह से नहीं कि ट्रेवल करती है, वो प्रोपगेट किस तरह से करती है। जैसे आपका एक पार्टिकल है, इस तरह से पार्टिकल्स लगे हुए हैं लाइन में, है ना, तो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को एनर्जी देगा, दूसरा पार्टिकल तीसरे पार्टिकल को एनर्जी देगा, इस तरह से साउंड ट्रेवल करती है। ठीक है, कोई चीज नहीं है कि घर पे या किसी मीडियम में घूमती रहेगी, है ना। तो क्या है साउंड? साउंड है वाइब्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपके मूविंग चीजों में होती है, जो ठहरी हुई, रुकी हुई, टिकी हुई चीजें होती है, उनमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये कंसेप्ट में हम पढ़ चुके हैं, है ना। सो साउंड क्या होती है? ये वाइब्रेशन होती है काइनेटिक एनर्जी की, जो पास होती है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ। जब भी साउंड को कोई मीडियम मिला तो वो एक मॉलिक्यूल या एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की तरफ मूव करती है, ठीक है। एंड ईच पार्टिकल पासिस द डिस्टर्बेंस टू नेक्स्ट पार्टिकल। ये बड़ी अच्छी लाइन है कि हर एक पार्टिकल डिस्टर्बेंस जो है वो अगले पार्टिकल को ट्रांसफर करता चलता है। इस तरह से हमारी साउंड जो है वो ट्रेवल करती चलती है, ठीक है। ध्यान से सुन लो क्या है। साउंड इज द वाइब्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी that passes from molecule to molecule when sound travel through a medium and each particle passes the disturbance to next particle। अब देखो सॉलिड्स में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स बहुत पास होते हैं एक दूसरे के। यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारे सॉलिड्स हैं उनमें पार्टिकल्स इस तरह के होते हैं, बिल्कुल कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। लिक्विड्स में दूर दूर होते हैं एंड गैसेस में तो बहुत ही दूर दूर होते हैं, है ना। तो वही चीज यहाँ पे है कि सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, जिसकी वजह से हम देखो यहाँ पे पार्टिकल पास है, तो ये बहुत इजी होता है जो आपके डिस्टर्बेंस है उसको एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को शिफ्ट करना, ठीक है। यहाँ पे एक पार्टिकल दूसरा पार्टिकल, देखो यहाँ पे बीच में डिस्टेंस कितना ज्यादा है, तो अब डिस्टर्बेंस को एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल को देना है तो टाइम लगेगा ना, जिसकी वजह से स्पीड ऑफ साउंड यहाँ पे थोड़ी कम हो जाती है इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स। वही चीज यहाँ पे लिखी है। सो सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स आर क्लोजर टुगेदर सो दे कोलाइड मोर क्विकली। एकदम से बार बार एक दूसरे से टकराते रहते हैं और डिस्टर्बेंस जो है वो बहुत इजिली पास ऑन कर देते हैं। डिस्टर्बेंस ही यहाँ पे आपकी साउंड है, राइट। तो जितने नजदीक पार्टिकल्स होंगे स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगी, क्योंकि पार्टिकल फटाफट से दूसरे पार्टिकल को शिफ्ट करते जाएंगे, साउंड डिस्टर्बेंस देते जाएंगे। लिक्विड्स में दूर दूर है इसलिए हमारी स्पीड ऑफ साउंड नॉर्मल सी है। गैसेस में बहुत दूर दूर होते हैं मॉलिक्यूल्स, तो फिर एक मॉलिक्यूल दूसरे से कब मिलेगा तो कब जाके डिस्टर्बेंस पास होगी। इस वजह से मिनिमम स्पीड ऑफ साउंड होती है आपकी गैसेस में, ठीक है। सो साउंड वेव्स ट्रेवल ओवर 17 टाइम्स फास्टर थ्रू स्टील देन एयर। अब सॉलिड्स में भी स्टील जो होता है ना उसमें साउंड बहुत ज्यादा जल्दी जो है वो ट्रेवल करती है, और एयर के कंपैरिजन में 17 गुना 17 टाइम्स ज्यादा फास्ट ट्रेवल करती है स्पीड साउंड स्टील में इन कंपैरिजन टू एयर। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, फैक्ट तो क्या ही समझना है इसमें, याद कर लो, है ना। नेक्स्ट आता है कि साउंड वेव्स, अभी कुछ ऐसे इफेक्ट्स होते हैं एग्जाम्स में आते हैं, कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, ध्यान रखना होता है। साउंड वेव्स जो है आप कभी भी चांद पे नहीं सुन सकते हो, क्योंकि चांद पे एटमॉस्फेयर नहीं है, एयर ही नहीं है ना, एयर ही नहीं है चांद पे। तो अब साउंड वेव्स को चाहिए मीडियम टू प्रोपेगेट, क्योंकि ये है मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स को चाहिए होता है मीडियम टू प्रोपेगेट। नॉन मैकेनिकल वेव्स को मीडियम नहीं चाहिए होता है, वो वैक्यूम में ट्रेवल करती हैं, लेकिन मैकेनिकल वेव्स को मीडियम चाहिए होता है। और साउंड वेव्स भी आपकी लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव है, इसको मीडियम चाहिए। मून पे एयर है ही नहीं, मतलब मून पे मीडियम है ही नहीं, जो मीडियम ही नहीं तो ये ट्रेवल भी नहीं कर सकती, प्रोपेगेट भी नहीं कर सकती, इसलिए साउंड आपको चांद पे नहीं सुनाई देती है, राइट। नेक्स्ट आता है कि कोई भी साउंड वेव अगर है, अब ये ध्यान से सुनना, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। कोई भी साउंड वेव प्रोपगेट कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, यानी सॉलिड से लिक्विड में जा रही है, लिक्विड से गैस में जा रही है, गैस से सॉलिड में जा रही है। जब भी मीडियम चेंज होता है साउंड वेव का तो इसकी स्पीड एंड वेवलेंथ दोनों चेंज हो जाते हैं। स्पीड तो चेंज होगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस कहीं में जाए, स्पीड तो चेंज होनी है। वेवलेंथ भी साथ में चेंज होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। तो याद रखना है कि स्पीड ऑफ साउंड हमारी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती है, यहां से समझना है इसको, ठीक है। कोई भी डाउट है, कुछ भी समझ नहीं आया, मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, सो दैट मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। और साथ के साथ बताएं, क्योंकि एक बार आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, अगर उसके बाद देखो आप डाउट पूछते हैं तो हमारा टॉपिक छूट चुका होता है, मेरा फोकस किसी दूसरे सब्जेक्ट पे हो चुका होता है। तो उस टाइम पे आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता सबका आंसर देना, है ना। इसलिए कहती हूँ साथ साथ में पूछें। प्लस वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट सूचना, दैट आप सब चाहें तो जीएस हैंड रिटन नोट्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने थर्ड और अपने लास्ट पेज की ओर।
नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ फिजिकल पैरामीटर्स ऑन स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड पे क्या फर्क पड़ेगा टेम्परेचर के इंक्रीज डिक्रीज होने का, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, डेंसिटी का, ये हमें पढ़ना है। बहुत डेप्थ में हमें नहीं पढ़ना कि क्यों किस लिए, जैसे हमने स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड्स में ज्यादा होती है, क्यों होती है, हमने जाना है। ऐसे हम इन डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, बट थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। अब देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो उसका क्या साउंड की स्पीड पे कोई फर्क पड़ेगा? देखो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मतलब गर्मी ज्यादा होती है, तो स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज हो जाती है। गर्मियों में साउंड ज्यादा फास्ट ट्रेवल करती है इन कंपैरिजन टू विंटर्स। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ पे बताया कि कितना चेंज आता है, स्पीड ऑफ साउंड चेंज होती है। अगर हर एक डिग्री इंक्रीज हो रहा है ना टेम्परेचर, तो 0.6 मीटर्स पर सेकेंड इतनी आपकी साउंड की स्पीड इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इन शॉर्ट टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, स्पीड ऑफ साउंड भी आपकी इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर, हाई प्रेशर क्या होता है, लो प्रेशर क्या होता है, वो ज्योग्राफी में बहुत ही अच्छे से मैंने पढ़ाया है। प्रेशर बेल्ट हमने पढ़ा था, वहां पे हमने जाना था, तो वो ज्योग्राफी जाकर देखिए अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ इफेक्ट पढ़ेंगे। सो इट डजंट अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड। प्रेशर चाहे आपका इंक्रीज हो डिक्रीज हो, उसका साउंड की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ह्यूमिडिटी। अगर एयर में नमी आ जाए, ह्यूमिडिटी आ जाए, तब क्या होगा? ह्यूमिड एयर में अगर नमी वाली आपकी एयर है तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज हो जाती है इन कंपैरिजन टू ड्राई एयर। जो सूखी हवा होती है उसमें स्पीड ऑफ साउंड जो होगी ना, उससे ज्यादा हो जाएगी ह्यूमिड एयर में। सो इन कंपैरिजन टू ड्राई एयर, ह्यूमिड एयर में हमेशा स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होती है। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ डेंसिटी ऑफ मीडियम। डेंसिटी जो होती है ना, उसका क्या, मीडियम समझ रहे हैं आप, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो जो भी हमारा मीडियम है उसकी डेंसिटी का भी क्या कोई फर्क पड़ता है साउंड की स्पीड पे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल माने इनवर्सली एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। अब मैंने यहाँ पे क्या कहा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर डेंसिटी मीडियम की ज्यादा होगी तो स्पीड ऑफ साउंड कम होगी, डेंसिटी मीडियम की कम होगी तो स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगी, उल्टा होगा, है ना। इनवर्सली में उल्टा होता है, ऐसे याद रख लो। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी ऑफ मीडियम टू द स्पीड ऑफ साउंड, मतलब लोअर द डेंसिटी ऑफ मीडियम द हायर द स्पीड ऑफ साउंड थ्रू इट। ओके, एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शंस। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ विंड। हवाएं चल रही है भाई, क्या हवाओं के चलने से भी कोई फर्क पड़ता है स्पीड ऑफ साउंड पे? यस, अगर हवा चल रही है तो स्पीड ऑफ साउंड आपकी चेंज होती है, साउंड की स्पीड बढ़ जाती है। अगर हवा यानी विंड भी उसी डायरेक्शन में चल रही है जिस डायरेक्शन में आपकी साउंड वेव्स चल रही हैं, ठीक है। अगर साउंड वेव्स यहाँ को चल रही है, हवा भी इधर को चल रही है, तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपकी साउंड यहाँ को जा रही है लेकिन आपकी हवाएं इधर को चल रही है, तो स्पीड ऑफ साउंड पे डेफिनेटली कुछ फर्क पड़ेगा और वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नाउ लास्ट इज द इफेक्ट ऑफ इलास्टिसिटी। The speed of sound increases as the elasticity of medium increases. मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे ही जितना ज्यादा इलास्टिक मटेरियल है स्पीड ऑफ साउंड उतनी ज्यादा होगी, जितना कम इलास्टिक मटेरियल है उतनी कम स्पीड ऑफ साउंड होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। चलिए इसी के साथ आज का टॉपिक होता है कंप्लीट। ये हमारा इस यूनिट का लास्ट पार्ट है। इसमें हम साउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। साउंड वेव्स क्या होती है, स्पीड ऑफ साउंड कौन से मीडियम में किस तरह से ट्रेवल करती है, स्पीड सॉलिड्स में, लिक्विड्स में, गैसेस में, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में भी हम डेफिनेटली साउंड के बारे में ही पढ़ेंगे। क्या क्या हमें कंप्लीट वीडियो में पढ़ना है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, लाउडनेस, पिच, क्वालिटी, इंटेंसिटी क्या होता है, सोनिक बूम क्या होता है, इकोज क्या होती है, सोनार, रडार स्कूल से हम पढ़ते आ रहे हैं, है ना, लेकिन हम फंक्शनिंग उस टाइम पे रटते हैं, तो आज उसे समझेंगे। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसके फुल फॉर्म है। क्या होता है सोनार, कहाँ पे यूज होता है, यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स बाय बैट्स रात को चलते हैं, कैसे अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करते हैं, अपना रास्ता सही है खाली है आगे ये चेक करने के लिए। नॉइस क्या होती है, म्यूजिकल साउंड क्या होता है, डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, ये सारी चीजें हमें कंप्लीट वीडियो के अंदर पढ़नी है। सो आप वीडियो के साथ में अपनी नोट्स मेकिंग कंटिन्यू रखें। सबसे पहले तो साउंड वेव्स क्या होती हैं। देखिए ये जो आपका यूनिट है ना, ये आपको शुरू से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं जो हम अब नहीं पढ़ेंगे, है ना। जैसे साउंड वेव्स हैं आपके, लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव है। अब भाई लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है, मैकेनिकल वेव क्या होता है, तो ये टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मैकेनिकल वेव्स होती हैं ऐसी वेव्स जिनको एक मीडियम रिक्वायर्ड होता है फॉर देयर प्रोपिगेशन। नॉन मैकेनिकल वेव्स में कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है, इसलिए नॉन मैकेनिकल वेव्स आपकी वैक्यूम में ट्रेवल करती हैं, जो कि होती हैं आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट।
अब देखो मैकेनिकल वेव्स भी आगे चल के दो तरह की होती है, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल। तो साउंड वेव लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव है। फिलहाल हम फोकस करेंगे कि क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं साउंड के। सबसे पहले आता है लाउडनेस, मतलब कितनी तीखी है ना, इस तरह से आप समझ सकते हैं। सो लाउडनेस रेफर्स टू हाउ लाउड और सॉफ्ट अ साउंड सीम्स टू अ डिस्टेंट लिसनर। एक इंसान सामने खड़ा है, उसे आवाज़ सुनाई दे रही है, ही इज़ अ लिसनर राइट नाउ, ठीक है। तो कितने लाउडली या कितने सॉफ्टली उसे वो आवाज़ सुनाई दे रही है। या फिर हम बोल सकते हैं कि किसी भी पर्सन की साउंड को परसीव करने की जो कैपेबिलिटी है वो कैसी है, उसे बहुत तीखी आवाज़ सुनाई दे रही है या बहुत सॉफ्ट आवाज़ सुनाई दे रही है ना। तो लाउडनेस को डिस्क्राइब किया जा सकता है एज द एयर्स परसेप्शन ऑफ साउंड। कान हमारे साउंड को किस तरह से ले रहे हैं, है ना। अब देखो, ग्रेटर द साउंड एनर्जी रीचिंग आवर ईयर पर सेकेंड, लोअर लाउडर द साउंड विल अपीयर टू बी। जितनी ज़्यादा तीखी आवाज़ हमें कोई कहीं किसी सोर्स से अगर तीखी आवाज़ निकल रही है तो हमारे कानों में भी तीखी आवाज़ सुनाई देगी, है ना। तो ग्रेटर द साउंड एनर्जी रीचिंग आवर ईयर पर सेकेंड, जितनी ज़्यादा साउंड एनर्जी हमारे कानों तक पहुंचेगी उतनी ही तीखी, उतनी ही लाउडर हमें आवाज़ लगेगी। आपको लगेगा बहुत सिंपल सी चीज़ है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, लेकिन कन्फ्यूज़ हो जाते हैं लाउडनेस, इंटेंसिटी और पिच के बीच में। तो वो कन्फ्यूजन दूर करना है मुझे, ठीक है। बाकी आपको बहुत डिटेल में से समझने की जरूरत नहीं भी है, नहीं समझ आते, एक हल्का सा आइडिया बस हो जाए, है ना। अब देखो, ऐसी साउंड वेव्स जिनका थोड़ा एम्पलीट्यूड होगा वो साउंड आपको बहुत सॉफ्ट या फेंट से सुनाई देगी। ऐसी साउंड वेव्स जिनका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा, इस तरह की साउंड आपको बहुत लाउड सुनाई देगी, है ना। अब लाउडनेस को मेजर कर सकते हैं हम डेसिबल में, इसका ऐसा यूनिट है वॉट पर मीटर। ये दो चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखने वाली है। बाकी आप लाउडनेस को कैसे याद रखना है, एयर्स परसेप्शन ऑफ साउंड, एयर्स की परसेप्शन साउंड की, ठीक है, ऐसे याद रखना है। अब देखो, आज की वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हमें आज की वीडियो में कवर करनी है। आपको बस पेशेंस के साथ अपनी नोट्स मेकिंग कंटिन्यू करते रहना है। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक कर दें और अब सीधे चलते हैं अपने सेकेंड पेज की ओर। पिच क्या होता है, नेक्स्ट आता है पिच क्या होता है। सो इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। जो भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसकी वाइब्रेशन कैसी है, उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, राइट। जितनी ज़्यादा साउंड की फ्रीक्वेंसी होगी उसकी पिच भी इतनी ज़्यादा हाई होगी, जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी साउंड की उसकी पिच भी उतनी ज़्यादा कम होगी। लाउडनेस क्या याद रखना है, एयर्स परसेप्शन ऑफ साउंड। पिच क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ साउंड पे डिपेंड करती है, राइट। अब क्वालिटी क्या है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपको डेफिनेटली, आई नो ये कंफ्यूजन क्रिएट करेंगी। जब 2-3 बार आप पढ़ लेंगे तो आपको धीरे धीरे कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आती है आपके पास कि क्वालिटी क्या होती है। सो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड दैट डिफरेंशिएट्स बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम इंटेंसिटी एंड सेम फ्रीक्वेंसी। दो साउंड्स हैं आपके पास, उनकी इंटेंसिटी भी सेम है, उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, लेकिन फिर भी आप उनको डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, तो वो है क्वालिटी ऑफ साउंड। एक सिंगल फ्रीक्वेंसी की जो साउंड होती है उसे हम टोन कहते हैं। जब बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज की साउंड मिक्स हो जाती है तो हम उसे नोट कहते हैं, विच इज अनप्लेजेंट टू लिसन, सुनने में अच्छी नहीं लगती जो बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज की साउंड्स मिक्स हो रही हैं, ठीक है। अब क्वालिटी को ही टिम्बर कहा जाता है ना। अब देखो, यहाँ पे हम पिच से रिलेटेड कुछ चीज़ें हमारी रह गई थी वो पढ़ेंगे। जैसे जो फीमेल वॉइस की पिच होती है वो ज़्यादा होती है देन मेल वॉइस। अब यहाँ पे लाउडनेस की बात नहीं करें, लाउडनेस तो मतलब कौन जोर से बात करेगा। अगर कोई मेल पर्सन जोर से बात कर रहा है ना, तो मतलब उसकी लाउडनेस ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे पिच की बात हो रही है ना। अब देखो, ये जो पिच होती है ये एक बहुत ही तीखी आवाज़ को बहुत ही सॉफ्ट आवाज़ से डिफ्रेंशिएट करती है। इट डिस्टिंग्विशेस शार्प साउंड फ्रॉम अ ग्रेव साउंड, है ना। अब जो साउंड की पिच है, जैसे एक शेर है दहाड़ता है तो उसकी साउंड की पिच कम होती है इन कंपैरिजन टू जो ये मच्छर कान में आके खुसफुस विस्परिंग करते हैं ना, उनके पिच से उनकी पिच हायर होती है। और शेर के ये घर्राने की जो आवाज़ होती है उसकी पिच लोअर होती है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको एज इट इज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। अब दो चीज़ें हो गई हमारे पास, लाउडनेस, ईयर्स परसेप्शन ऑफ साउंड, पिच, फ्रीक्वेंसी वाला, कि अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी पिच इंक्रीज हो जाएगी, साउंड की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी पिच डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। क्वालिटी तो हमें समझ आ गया कि दो साउंड्स के बीच में कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। नाउ नेक्स्ट कम्स इंटेंसिटी। इन तीनों में कंफ्यूज होते हैं, लाउडनेस, पिच एंड इंटेंसिटी। पिच तो वैसे ही अलग हो गया, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन पे डिपेंड करता है। आपका लाउडनेस ईयर्स परसेप्शन ऑफ साउंड है। बार बार क्यों कह रही हूँ, ताकि ये चीज़ें आपके दिमाग में घुस जाएं, है ना। अब आता है हमारा इंटेंसिटी। सो द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया ऑफ मीडियम। कोई मीडियम है उसके यूनिट एरिया में से पर सेकेंड कितनी साउंड एनर्जी पास हो रही है, दैट इज नोन एज द इंटेंसिटी। इसका ऐसा यूनिट है वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से लाउडनेस से हमें क्या समझ आया, आवाज़ की ऊंचाई।
इंटेंसिटी से क्या समझ आ रहा है, कितनी तीखी है, तीव्रता। ठीक है, ये चीज नहीं भी लिखनी कोई बात नहीं, क्योंकि सेम है ना, तो इंटेंसिटी तो तीनों से अलग है ना। अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया ऑफ मीडियम, राइट। चलिए अब मुझे बताएं कि क्या आपको कोई डाउट इसमें रहा, अगर रहा तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये वाला जो पार्ट था ना आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ये थोड़ा सा ऐसा था, बोरिंग सा भी और एक बार में ना समझ आने वाला। कोई बात नहीं, नेक्स्ट चलते हैं आगे। इकोज है, सोनिक बूम है, वो सारी सिंपल चीजें हैं, सोनार है, वो इजीली समझ आ जाएगा। इसको आप इतना छोड़ दें, समझ आया तो भी ठीक, ना समझ आया तो भी ठीक, 2 दिन बाद फिर से रिवाइज कीजिएगा। धीरे धीरे चीजें समझ में आती हैं टाइम के साथ। एक ही दिन आप 10 घंटे पढ़ोगे एक चीज को तब समझ नहीं आएगी, हाँ दूसरे तीसरे दिन उसको आधा घंटा दो, एक घंटा दो, तब वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए, क्योंकि हमारा माइंड भी फ्रेश होता है। कई बार माइंड डल हो गया होता है, बहुत सिंपल चीज भी हम ग्रेस्प नहीं कर पाते हैं। कई बार हम इतने एक्टिव होते हैं कि बहुत डिफिकल्ट चीज एक ही बार में समझ आ जाती है ना। तो हमारी एक्टिवनेस पे भी डिपेंड करता है कितना एक्टिव है हमारा माइंड। ठीक है, चलिए इसी के साथ सेकेंड पेज होता है कंप्लीट। सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट कंटेंट की ओर। नेक्स्ट आता है कि सोनिक बूम क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल और सारे के सारे एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। एक बार में आप रीड भी करेंगे तो भी आपको समझ आ जाएगा, बट एक बार सुन ले, सुनी हुई चीज़ ज़्यादा अच्छे से दिमाग में रहती है। सो कभी भी कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड, कोई ऑब्जेक्ट चल रही है, ट्रेवल करी है, प्रोपिगेट करी है, उसकी जो स्पीड है अगर वो साउंड की स्पीड से ज़्यादा हो जाए तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को कहा जाता है कि उसकी सुपरसोनिक स्पीड है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जैसे आपके एयरक्राफ्ट हैं, बुलेट्स हैं, रॉकेट्स हैं, ये सब ट्रेवल करते हैं सुपरसोनिक स्पीड के साथ। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, एयरक्राफ्ट, बुलेट, रॉकेट्स, ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा होती है। और कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा है इज नोन एज टू हैव सुपरसोनिक स्पीड, राइट। अब देखो यहाँ पे एक साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स है, मतलब यहाँ पे मैंने इस तरह से बनाया, एक सोर्स है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है ना। तो इस तरह का सोर्स जब भी मूव करता है ना, और उसकी मूवमेंट देखो ना, ये आपका मूव कर रहा है, चल रहा है आगे कोई साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स, ऐसा सोर्स जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो मूव कर रहा है और इसकी स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा है ना। तो देखो ये ट्रेवल भी कर रहा है और साउंड भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसकी वजह से एयर में शॉक वेव्स प्रोड्यूस होंगी। इन शॉक वेव्स में जो एनर्जी का अमाउंट है वो बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से लाउड बर्स्ट ऑफ साउंड प्रोड्यूस होगा और इसी को हम कहते हैं सोनिक बूम। इमेजिन करो एक सोर्स है ना, वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और वो साउंड की स्पीड से भी ज्यादा फास्ट ट्रेवल कर रहा है ना। तो उस टाइम पे वो जो साउंड में एक गड़गड़ाहट या एक शॉक वेव्स प्रोड्यूस करेगा जिसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, और इसी को हम कहते हैं सोनिक बूम। आई होप समझ में आया। बहुत सिंपल चीजें हैं, एक बार आप रीड भी करेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो सोनिक बूम जो है वो बहुत ज्यादा तीखी आवाज क्रिएट करता है, ऐसी आवाज जो अनटॉलरेबल होती है, सहन नहीं की जा सकती, जिसकी वजह से कानों में भी दर्द हो जाता है ना। अब देखो जो शॉक वेव्स हैं जो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट के थ्रू प्रोड्यूस होती हैं, उनमें इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि वो एक शीशे को तोड़ सकती हैं, प्लस बिल्डिंग्स को भी डैमेज कर सकती हैं। समझ रहे? तो सोनिक बूम, ये शॉक वेव, सुपरसोनिक स्पीड, ये बहुत सिंपल चीजें हैं, बस नाम इनके भारी भरकम है कि इंसान कंफ्यूज हो जाए। कंफ्यूज होने वाली चीजें नहीं है ये, है ना। जबकि लाउडनेस, पिच, इंटेंसिटी वो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है, बट ये नहीं कंफ्यूजन क्रिएट करेंगी आपका। ठीक है, नेक्स्ट आता है इकोज। वेरी सिंपल। इकोज क्या होती है? आप एक खाली हॉल में जाओ, है ना, अपने ऑफिस में या स्कूल में, कॉलेज में, एक एम्प्टी हॉल तो हो गई होगा, ऑडिटोरियम होता है, वहां पे जाओ, चीखो जब वो खाली होता है तो आवाज क्या है, हमें रिपीटेड साउंड सुनाई देती है ना। सो व्हेनेवर पर्सन शाउट्स इन अ बिग एम्प्टी हॉल, बहुत बड़े हॉल में जब कोई पर्सन चीखता है तो पहले हमें उसकी ओरिजिनल आवाज आती है और उसके बाद हमें उसी चीखने की रिफ्लेक्टेड साउंड आती है, मतलब उस चीज को बार बार रिपीट करने की साउंड आती है। वही साउंड कहलाती है क्या? इकोज। ठीक है, दैट यही चीज यहाँ पे लिखी है, दैट द रेपिटेशन ऑफ साउंड कॉज्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। अब क्यों रिपीट हो रही है ये जो आपकी ओरिजिनल साउंड है खाली कमरे में, क्यों रिपीट हो रही है? बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वहां पे, उनसे टकराने के बाद वो आवाज फिर हमारे पास वापस आती है और हमें वो रिफ्लेक्टेड फील होती है। इसी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स को हम कहते हैं इकोज, राइट। अब इकोज को फील करने के लिए मिनिमम डिस्टेंस, सोर्स ऑफ साउंड यानी पर्सन जो कमरे में चीख रहा है, प्लस ऑब्स्टेकल जिससे वो चीज टकरा रही है, वो आवाज टकरा के वापस आ रही है। सो सोर्स ऑफ साउंड और ऑब्स्टेकल के बीच में एटलीस्ट 17.2 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, तभी हम इकोज को फील कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, है ना। एंड इकोज में भी हर्ड मोर देन वंस। अच्छा, जब भी हम चीखते हैं पहाड़ी पे जाके या कहीं भी, तो हमें एक बार थोड़ी इको आती है, बार 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 आप बोलो हेलो 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 हेलो, इस तरह से पहाड़ियां कुछ वापस करती हैं आवाज। बहुत सारी मूवीज में देखा भी होगा, बॉलीवुड मूवीज में ये कंसेप्ट बड़ा चलता है ना। तो
हमें इको सिर्फ एक बार नहीं सुनाई देती, एक बार से ज़्यादा भी सुनाई देती है। ये होता है ड्यू टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड फ्रॉम अ नंबर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होती हैं, आवाज़ हर एक चीज़ से टकराती है जिसकी वजह से वो वापस आती है और हमें लगता है कि वो बार बार जो है रिपीट हो रही है, जबकि वो अलग अलग ऑब्जेक्ट से वापस हो टकरा के वापस आई होती है। जैसे कि थंडरिंग होती है ना, थंडरिंग होती है तो उस टाइम पे इकोज ही होती है। इकोज जो है वो अलग अलग रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस से टकराती है और वापस आती है, सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस हमें सुनाई देती है। जैसे बादलों से टकराएगी, लैंड से टकराएगी, वो थंडरिंग की आवाज़, गड़गड़ाहट होती है जो है ना, वो उसकी आवाज़ बादलों से टकराएगी, लैंड से टकराएगी, इसलिए हमें वो बार बार रिपीटेड सुनाई देती है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। देखिए, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है साथ साथ में आप पूछ सकते हैं। 2 चीज़ें हमने पढ़ी, इकोज क्या होती हैं एंड सोनिक बूम, सुपरसोनिक स्पीड, शॉक वेव्स, बड़ी सिंपल चीज़ें हैं, ये हमने पढ़ी है ना। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ देखिए, आप सब चाहें तो जीएस हैंड रिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए, तो अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट आता है कि सोनार क्या होते हैं। फुल फॉर्म देख लो, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार एक ऐसा अपरेटस होता है जिससे अगर हमें ओशंस की, सीज की डेप्थ को मेजर करना है, हम कर सकते हैं। पानी के नीचे, समुद्र में, ओशंस में कोई भी चीज़ को लोकेट करना है, जैसे शिप्स टूट गए हैं उनके रैक्स देखना है, कोई एनिमी सबमरीन का पता करना है, तो उस केस में हम सोनार अपरेटस का यूज़ कर सकते हैं। फुल फॉर्म याद रखना है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब सोनार एक ऐसा अपरेटस है, यूज़ हमने देख लिया कहाँ पे होता है। ये एक ऐसा अपरेटस है जो अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करता है। इंफ्रासोनिक्स, ऑडिबल रेंज, अल्ट्रासोनिक्स आपको याद होना चाहिए क्या होता है। अल्ट्रासोनिक्स होती हैं जो 20,000 हर्ट्ज या फिर 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रिक्वेंसीज होती हैं, जो कि ह्यूमन ईयर को सुनाई भी नहीं देती है। ठीक है, तो सोनार जो अपरेटस है ये अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करता है, ताकि जो ओशंस हैं, सीज हैं, उनके नीचे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका कितना डिस्टेंस है, किस डायरेक्शन में है, अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं तो किस स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, ये सब कुछ वो मेजर कर सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स, राइट। सो सोनार क्या करता है, इट यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स टू मेजर द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स। लेकिन क्यों ये अल्ट्रासोनिक वेव्स का ही क्यों यूज करता है? तो अभी मैंने आपको कहा कि जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं बहुत हाई फ्रिक्वेंसीज होती हैं, है ना। अब ये हाई फ्रिक्वेंसीज हैं तो इनका पानी के अंदर, समुद्र के अंदर, ओशन के अंदर ट्रैवल करना, पेनिट्रेट करना बहुत ईजी होता है और ये बहुत ईजिली लोकेट कर लेती हैं अंडर वाटर थिंग्स को। दूसरा ये कि ये अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं ऑडिबल नहीं होती हैं, हमें सुनाई नहीं देती हैं, जिसकी वजह से अगर किसी इंजन की कोई चल रहा है पानी के नीचे, क्या चलेगा, इंजन है, सबमरीन से ये चल रही है, तो इनकी आवाज़ से कंफ्यूज भी नहीं होते हम अल्ट्रासोनिक वेव्स के साथ। होता क्या है, हमारे पास 2 साउंड्स हैं, सेम फ्रीक्वेंसी की है चाहे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की, हम कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें अगर हमें वो सुनाई दे रही है ना। लेकिन यहाँ पे चाहे आपके ओशन के नीचे कोई सबमरीन चल रहा है, कोई इंजन चल रहा है, उन नॉइसेस के साथ अल्ट्रासोनिक वेव्स को हम कंफ्यूज नहीं कर सकते। मतलब दीज वेव्स कैन नॉट बी कंफ्यूज, हम डाउट नहीं कर सकते कौन सी किसकी साउंड है, ठीक है, क्योंकि हमें सुनाई नहीं देती वो, है ना, एज दे कैन नॉट बी हर्ड बाय ह्यूमन बींग्स। चलिए, अब देखो ये मैंने थोड़ा ज़्यादा आपको बता दिया कि हाँ हम क्यों अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ करते हैं। इस पार्ट को आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, सिंपल ही है वैसे, है ना। ये आपने याद रखना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये एक अपरेटस है, किस काम में आता है और किस चीज़ को यूज़ करता है, क्या चीज़ फाइंड आउट करने के लिए, राइट। नेक्स्ट हमारा आता है, मैंने आपको पहले ही कहा ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हम इसके अंदर कवर कर रहे हैं, तो बस थोड़ा सा पेशेंस मेंटेन करके रखें। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यूज़ ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स बाय बैट्स। बैट्स के थ्रू अल्ट्रासोनिक वेव्स कैसे, बैट्स आप समझते हैं एक बर्ड है, चमगादड़ है, कैसे अल्ट्रासोनिक वेव्स का ये यूज़ करता है। तो एक चीज़ समझो, जब ये रात को निकलते हैं ना बैट्स, तो ये अपने लिए प्रे की तलाश करते हैं, एक निशाना, अब एग्जैक्ट वर्ड देखना है कि मतलब जिसको ये खाएंगे, है ना, तो प्रे की तलाश करते हैं, रात को अंधेरे में ही उड़ते हैं, लेकिन ये किसी चीज़ से टकराते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये एमिट करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है ना। अब जब अल्ट्रासोनिक वेव्स आगे जाएंगे, अगर आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आगे से कुछ नहीं है, इनको रिफ्लेक्ट होके आएगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, पेड़ है, कोई चीज़, कोई पंछी उड़ रहा है, तो इनको वहाँ से पता चल जाता है, जब कोई चीज़ वापस आएगी ना, वही साउंड रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, वेव्स रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगी, तो इनको ये चीज़ पता चल जाती है कि आगे कोई ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, कितना बड़ा है, ट्रेवल कर रहा है या रुका हुआ है, ठीक है। सो बैट्स सर्च आउट प्रे, मतलब अपने लिए खाना ढूंढते हैं, एंड फ्लाई इन डार्क नाइट बाय एमिटिंग एंड डिटेक्टिंग रिफ्लेक्शंस ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। जो ये अल्ट्रासोनिक वेव्स एमिट करते हैं, इनके रिफ्लेक्शन से इन्हें पता चल जाता है कि सामने पास में कुछ है या नहीं है।
एंड ये जो फिर रिफ्लेक्शंस आती हैं, इकोज आती हैं, इनको इससे ये आइडिया लगा लेते हैं कि कोई ऑब्स्टेकल है रास्ते में या कोई प्रे है उनके रास्ते में, ठीक है। अब कितना टाइम लगा इको को वापस आने में, उससे ये खुद से ही डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये इस ऑब्स्टेकल को अवॉइड कर सकते हैं, कोई निशाना है, कोई पंछी है, उसको खा सकते हैं, या फिर अपनी डायरेक्शन चेंज कर लो, उस साइड से जाओ ही नहीं, है ना। 2 चीज़ें कर सकते हैं। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ बैट्स भी करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ हम सोनार नामक अपरेटस में भी करते हैं। सोनार क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। बस एक पेज और बचता है, देन हमारा कंटेंट हो जाएगा कंप्लीट। आई होप आप लोग वीडियो के साथ में नोट्स बना रहे हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने लास्ट पेज की ओर। नेक्स्ट आता है कि नॉइस क्या होती है। अनप्लेजेंट साउंड टू द ईयर, जो कानों में अच्छी ना लगे, शोर शराबा सा लगे, दैट इज नॉइस। म्यूजिकल साउंड क्या होती है? साउंड प्लीजिंग टू द ईयर, नॉट ईयर, ठीक है। ऐसी आवाज़ जो हमें कानों को सुहावनी लगे, अच्छी लगे, दैट इज म्यूजिकल साउंड। सिंपल है ना। अब देखो इसमें आगे म्यूजिकल नोट्स का मेंशन भी था बुक में, बट मुझे लगा म्यूजिकल नोट साउंड वेव्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो चीज़ मैंने यहाँ पे स्किप कर दी है। नेक्स्ट आता है डॉपलर्स इफेक्ट। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और जितना इंपॉर्टेंट उतना ही सिंपल। डॉपलर इफेक्ट साउंड के कंसेप्ट में हम पढ़ रहे हैं। सो जब भी सोर्स है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, प्लस ऑब्जर्वर यानी जिसे साउंड सुनाई दे रही है, जैसे मान लीजिए कोई स्पीकर है, गाने लगे हैं, वो हो गया सोर्स जिससे आवाज़ निकल रही है। ऑब्जर्वर माने हम गाने सुन रहे हैं, है ना। तो ये जो सोर्स और ऑब्जर्वर है, जब इनके बीच में रिलेटिव मोशन है, यानी मूवमेंट हो रही है, या एक चीज़ मूव कर रही है या दूसरी चीज़ मूव कर रही है, या दोनों मूव कर रही है, ठीक है। सो जब भी यहाँ पे रिलेटिव मोशन हो सोर्स और ऑब्जर्वर ऑफ साउंड के बीच में, हमें यानी जो ऑब्जर्वर है उसे ऐसा लगेगा कि कुछ चेंजिंग आ रही है पिच में, फ्रीक्वेंसी में, है ना। इसी चेंजिंग को हम बोलते हैं डॉपलर्स शिफ्ट, और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं डॉपलर्स इफेक्ट। कोई डाउट पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। डॉपलर इफेक्ट क्या है? व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर ऑफ साउंड, मोशन है दोनों के बीच में या एक चीज मूव कर रही है, देन अ वेरिएशन इन द फ्रीक्वेंसी और पिच ऑफ साउंड इज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के द्वारा हमें साउंड में कुछ चेंजिंग फील होगी, फ्रीक्वेंसी या पिच की वेरिएशन फील होगी। इसी वेरिएशन को, फ्रीक्वेंसी की या पिच की वेरिएशन को हम बोलते हैं डॉपलर्स शिफ्ट, और इस पूरे फिनोमिना को हम बोलते हैं डॉपलर्स इफेक्ट। अब ये जो शिफ्ट है ये डिपेंड करता है ऑन दी 3 रिलेटिव मोशंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। देखिए 3 केसेस यहाँ पे हो सकते हैं, या तो सोर्स मूव कर रहा हो, ऑब्जर्वर एक जगह पे खड़ा हो, या फिर ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो, सोर्स एक जगह पे खड़ा हो, या फिर दोनों ही मूव कर रहे हो, ठीक है। तो उस हिसाब से डॉपलर इफेक्ट आता है। अब डॉपलर इफेक्ट का यूज कहाँ पे होता है? देखो एयरक्राफ्ट जो होते हैं ना, उनको गाइड करना एयरपोर्ट पे, उस पे यूज होता है। प्लस हार्ट बीट को स्टडी करना है, ब्लड फ्लो हमारी बॉडी में किस तरह से कर रहा है डिफरेंट पार्ट्स में, उसको स्टडी करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, आप प्लेटफॉर्म में खड़े हो या रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, मान लो इंजन या मान लो ट्रेन आपके पास आ रही है, तो हमें लगेगा कि आवाज़ साउंड इंक्रीज हो रही है। मान लीजिए ट्रेन दूर जा रही है, आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और ट्रेन दूर जा रही है, तो हमें लगेगा कि साउंड जो है इट अपीयर्स टू डिक्रीज, की आवाज़ कम हो रही है। तो ये है आपका डॉपलर इफेक्ट। समझ में आया? कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये यूनिट हो गया कंप्लीट। वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।